दोस्तों 11 अप्रैल 2025 की सुबह बनारस के बाबतपुर एयरपोर्ट पर हलचल तेज थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के 50वें दौरे पर आ रहे थे। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर स्वागत समारोह तक सब कुछ चुस्त दुरुस्त था। जैसे ही प्रधानमंत्री का विमान उतरा, 3 प्रमुख अधिकारी उनके स्वागत के लिए आगे बढ़े। आईएएस कौशल राज शर्मा, आईपीएस मोहित अग्रवाल और जिलाधिकारी एस राजलिंगम। प्रधानमंत्री ने मुस्कुराते हुए सबसे हाथ मिलाया, लेकिन अभिवादन के बाद जो पहला सवाल उन्होंने पूछा, उसने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। उन्होंने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में पूछा, वो 19 साल की स्टूडेंट कैसी है? अब उसकी तबीयत कैसी है? यह सवाल सुनते ही तीनों अधिकारियों के चेहरे पर तनाव साफ झलकने लगा। कुछ पल को जैसे समय थम गया हो। सब सोच में पड़ गए कि प्रधानमंत्री को यह जानकारी कैसे मिली और उन्होंने इस मामले को इतनी प्राथमिकता कैसे दी। लेकिन बात ही इतनी गंभीर थी। वो लड़की पिछले 6 दिनों से नर्क से भी बदतर स्थिति से गुजर रही थी। 6 कैफे, 3 होटल और अलग अलग स्थानों पर 23 से ज्यादा लोगों ने उस लड़की के साथ बारी बारी से सामूहिक बलात्कार किया था। यह सुनकर किसी का भी दिल दहल सकता है। दोस्तों, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला यह अपराध बनारस जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी में हुआ था। मीडिया को जैसे ही इसकी भनक लगी, मामला सुर्खियों में आ गया। फिर पुलिस हरकत में आई, जांच शुरू हुई और धीरे धीरे सारे परतें खुलती चली गईं। आरोपी एक एक कर पकड़े जाने लगे, लेकिन जो कुछ उस लड़की के साथ हो चुका था, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि पीड़िता को एक गंभीर बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से अब उसका भविष्य और भी अनिश्चित हो गया है। प्रधानमंत्री की चिंता इस बात का संकेत थी कि यह सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि पूरे देश की संवेदना का मामला बन चुका है। उस दिन एयरपोर्ट पर केवल प्रधानमंत्री नहीं उतरे थे, बल्कि एक ऐसी सच्चाई सामने आई थी जिसने सबको भीतर तक झकझोर कर रख दिया। आज की कहानी बहुत ही संवेदनशील और झकझोर देने वाली है। ये एक ऐसी सच्चाई को सामने लाती है जो किसी भी समाज के लिए शर्मनाक है। दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज कुमार। आज जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो उत्तर प्रदेश के बनारस की है। थाना है लालपुर पांडेपुर और एक शख्स हैं, खजूरी इलाके के निवासी, जो पेशे से ड्राइवर हैं। 4 अप्रैल 2025 को उनके पास एक फोन आता है। फोन करने वाला कहता है, आपकी बेटी मिल गई है, थाने पर आ जाइए, उसे लेकर जाइए। ये सुनते ही बाप का दिल बैठ जाता है। अपनी पत्नी को साथ लेकर दौड़ता हुआ, रोता बिलखता हुआ वो थाने पहुंचता है। वहां एक कमरे में उसकी बेटी बैठी होती है, पास में एक लेडी कांस्टेबल। लेकिन बेटी बेसुध थी, जैसे उसे होश ही ना हो कि वो कहाँ है, किसके पास है। उसके सामने उसका बाप खड़ा है, ये तक उसे पता नहीं चलता। बाप बार बार पुचकार कर पूछता है, बेटा तू ठीक है? लेकिन लड़की कोई जवाब नहीं देती। माँ ने सीने से लगाया, दुलारा पूछा, क्या हुआ है बेटा? लेकिन लड़की ऐसे देख रही थी जैसे अनजान लोगों के बीच फंस गई हो। पुलिस वालों ने कहा, इसे घर ले जाइए, आराम करने दीजिए, हम जांच कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए। माँ बाप बेटी को लेकर घर तो आ गए, लेकिन अब तक उन्हें यह नहीं पता था कि हुआ क्या है। अगले 48 घंटे में लड़की की हालत थोड़ी सुधरती है और धीरे धीरे उसे कुछ बातें याद आने लगती हैं। जब भी कोई मर्द पास आता, चाहे उसका सगा भाई या खुद पिता, वो डरने लगती थी, सांसें तेज हो जाती थी। माँ ने फैसला किया, अब बेटी के पास कोई मर्द नहीं आएगा, सिर्फ महिलाएं रहेंगी। माँ ने उसे प्यार से पूछा, बेटा आखिर हुआ क्या है? लड़की फूट फूट कर रो पड़ी। उसने बताया, माँ मेरी क्लास के 4 लड़कों ने मुझे नशे की लत लगा दी, मैं क्या करती? 29 मार्च को जब वो घर से निकली थी, कहाँ था? सहेली के पास जा रही हूँ, किताबें लेनी हैं, बाजार जाऊंगी, 2-4 घंटे में लौट आऊंगी। लेकिन वो लौटी ही नहीं। फोन बंद, कोई खबर नहीं। माँ बाप परेशान हो गए, थाने पहुंचे, गुमशुदगी दर्ज करवाई। लेकिन लड़की अगले 5 दिन तक नहीं लौटी। 4 अप्रैल को पुलिस का फोन आया, आपकी बेटी मिल गई है। घर लौटने के बाद लड़की ने जो कहानी बताई, वो सुनकर रूह कांप जाए। उसने बताया कि जैसे ही वो घर से निकली, रास्ते में राज विश्वकर्मा नाम का लड़का मिला। उसने नशा दिया और फिर अपने दोस्त के साथ मिलकर पूरी रात उसका शोषण किया। अगले दिन 30 मार्च को समीर नाम का लड़का बाइक से उसे हाईवे ले गया और अपने दोस्त के साथ वहीं उसका बलात्कार किया। फिर उसे नदेसर में छोड़ दिया। लड़की अब भी बेसुध थी। 31 मार्च को आयुष मिला। वह उसे सिगरा के एक कैफे कॉन्टिनेंटल्स में ले गया। यहाँ आयुष के साथ कई लड़के थे, सुहेल, दानिश, अनमोल, साजिद, जहीर। सबने बारी बारी से उसे नशा देकर उसका शोषण किया। लड़की रोती रही,
गिड़गिड़ाती रही, लेकिन दरिंदों पर कोई असर नहीं पड़ा। 1 अप्रैल को साजिद मिला। उसने कहा, गर्ल्स हॉस्टल छोड़ देता हूं, लेकिन वह लड़की को होटल ले गया, जहां 3 और लोगों ने उसके साथ वही घिनौना काम किया। इसके बाद औरंगाबाद के एक गोदाम में अमन और एक अन्य लड़के ने फिर वही किया। लड़की अब भी विरोध की हालत में नहीं थी। नशा इतना चढ़ चुका था, सिर्फ चेहरों को देख सकती थी, कई पहचान में भी आ रहे थे। 2 अप्रैल को इमरान नाम का लड़का मिला। उसने फिर नशा दिया और जब गंदा काम करने की कोशिश की तो लड़की चिल्लाने लगी। इमरान डर गया और उसे आईपी मॉल के पास छोड़ दिया। फिर राज खान मिला। वो हुकुलगंज में एक मकान की छत पर ले गया। वहां भी वही कहानी, चाउमीन में नशा मिला और फिर शोषण। बाद में उसे 80 घाट पर छोड़ दिया। 3 अप्रैल को दानिश फिर मिला। उसके साथ सुहेल, शोएब और कुछ और लड़के थे। उन्होंने भी वही सब दोहराया, नशा, शोषण, धमकी, और फिर लड़की को चौक घाट पर छोड़ दिया। पुलिस ढूंढ जरूर रही थी, लेकिन उतनी ताकत, उतनी ईमानदारी नहीं दिखा रही थी जितनी इस मामले में होनी चाहिए थी। दोस्तों, लड़की को जब परिवार के हवाले किया गया, तब उसने जो कुछ भी अपने साथ हुआ वह अपने घर वालों को बताया। उसके दर्द भरे शब्द सुनकर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वे सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचे और बताया कि 6 अप्रैल 2025 को उनकी बेटी के साथ बहुत ही घिनौना और अमानवीय कृत्य हुआ है। उन्होंने पुलिस से FIR दर्ज करने की मांग की। शुरू में पुलिस ने मामले को टालने की कोशिश की, लेकिन जब मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और मीडिया ने इसे प्रमुखता से उठाया, तब पुलिस हरकत में आई। मां की शिकायत पर 7 अप्रैल को आखिरकार 23 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया, जिसमें 12 नामजद और 11 अज्ञात शामिल थे। जैसे जैसे मीडिया का दबाव बढ़ा, पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की और 12 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि इनमें से अधिकांश नशे के आदी थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इन सभी के मोबाइल में 540 लड़कियों की अश्लील तस्वीरें और वीडियो थे। इनमें से लगभग 100 लड़कियां स्वेच्छा से बिना कपड़ों के तस्वीरें खिंचवा रही थीं, जो आगे ग्राहकों को लुभाने के लिए इस्तेमाल की जा रही थीं। जांच में आगे पता चला कि इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड अनमोल गुप्ता है, जो शिवपुर थाना क्षेत्र के मीरापुर बसही स्थित अशोकपुरम कॉलोनी का निवासी है। वर्ष 2018 में वह चाउमीन का ठेला लगाता था। धीरे धीरे कारोबार बढ़ा और 2020 में उसने एक फास्ट फूड की दुकान खोली। फिर सिगरा इलाके में एक कैफे खोला, जहां शराब, हुक्का और लड़कियों के जरिए स्पेशल सर्विस दी जाने लगी। यहाँ काम करने वाली लड़कियों को पहले नशे का आदी बनाया गया और फिर उन्हें ग्राहकों के साथ भेजा जाने लगा। जो लड़की किसी ग्राहक के साथ जाने को तैयार होती, उसे मुफ्त में नशा मिलता। फिर तस्वीरें और वीडियो खींचे जाते, जो आगे ग्राहकों को दिखाने के लिए उपयोग में लाए जाते। धीरे धीरे यह सेक्स रैकेट बनता गया और अनमोल ने 15 लड़कों की टीम तैयार की, जिनका काम था लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाकर नशे का आदी बनाना और फिर उनका शोषण करना। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को पता चला कि इन वीडियो और तस्वीरों को दिल्ली, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल सहित 6 राज्यों में भेजा जा रहा था। खजूरी की वह लड़की, जो खेलों में देश का नाम रोशन करना चाहती थी, उसे उसके दोस्तों ने ही नशे में धकेल दिया और फिर वह इस दलदल में फंस गई। मेडिकल जांच में उसके शरीर में हेपेटाइटिस बी जैसी गंभीर बीमारी भी पाई गई। यह भी आशंका जताई जा रही है कि यह बीमारी उन लोगों तक भी फैल गई होगी जिन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। अनमोल गुप्ता के पिता शरद गुप्ता के खिलाफ भी पहले केस दर्ज हो चुका है और वह जेल जा चुका है, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद भी उन्होंने कोई सबक नहीं लिया और यह रैकेट और फैलता गया। ये बेहद जरूरी है कि ऐसे लोगों पर कानून सख्ती से कार्रवाई करे, वरना ये चक्र रुकने वाला नहीं है। अगर न्याय प्रणाली ईमानदारी से काम करे तो ऐसे हैवान कभी पनप नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनारस दौरे के दौरान जब उन्होंने इस मामले को लेकर अधिकारियों से सीधे सवाल पूछे, तब जाकर प्रशासन सक्रिय हुआ और जांच तेजी से आगे बढ़ी। अब उम्मीद की जा रही है कि न सिर्फ उस बेटी को न्याय मिलेगा, बल्कि बाकी पीड़िताओं को भी सामने आने का साहस मिलेगा। मगर यह भी सच्चाई है कि समाज की लोकलाज की वजह से बहुत सी बेटियां आज भी चुप हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि सचेत करना है। जब तक ऐसे अपराधियों को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक कोई भी बेटी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो सकती। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारी सरकार ऐसे अपराधियों के लिए तत्काल सजा देने का काम करे, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।